हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया क्वेश्चन जो होने वाला है, इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विथ 45% बर्न। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। इसमें ये पूछा गया है कि ऐसे पेशेंट जिसका बॉडी सरफेस एरिया लगभग 45% बर्न हो चुका है, तो हमें उसके लिए क्या क्या इमरजेंसी मैनेजमेंट करने होते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो 45% बॉडी सरफेस एरिया वाला पेशेंट है, उसकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल होती है। मान लो अगर कोई पेशेंट है उसका 45 मतलब उसकी बॉडी का अगर आधा पार्ट जल गया है, दैट मीन्स कि वो एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी का अगर थोड़ा सा भी पार्ट जल जाता है तो हमारी पूरी बॉडी जो है एकदम ये हो जाती है कि अरे यार जल गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अगर उस पेशेंट का 45 जल गया है, उसका मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर में उसकी बॉडी जो है जल चुकी है। ठीक है, तो ये जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अ पेशेंट विथ 45% बॉडी सरफेस एरिया बर्न इज कंसिडर्ड एज अ मेजर बर्न केस, और इसे जो है एक मेजर बर्न केस में इंक्लूड किया जाता है। ऐसे केसेस में जो पेशेंट है उसकी पहले ये जान बचाने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं कि मतलब पेशेंट की जान चले जाए, ऐसी सारी चीज़ों से पेशेंट को बचाया जा सकता है। सच एज अ पेशेंट इन अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ड्यू टू मैसिव फ्लूइड लॉस, शॉक इन्फेक्शन एंड रिस्क ऑफ ऑर्गन फेलियर। और ऐसी कंडीशन में जो है पेशेंट जो है शॉक में जाने की कंडीशन में भी होता है, साथ ही साथ बॉडी का बर्न के कारण फ्लूइड लॉस भी हो जाता है, और कुछ कंडीशन में जो है ऑर्गन फेलियर के चांसेस भी होते हैं। तो वहाँ पर पेशेंट की जो है हमें जान बचाना सबसे प्राइमरी हमारा जो है उद्देश्य होता है। ठीक है, therefore immediately emergency management is required to save life, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड प्रमोट हीलिंग। और इसीलिए जो है इमीडिएट इमरजेंसी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है ताकि पेशेंट की लाइफ जो है वो बचाई जा सके और कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट किया जा सके पेशेंट को, और जो हीलिंग प्रोसेस है उसे प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सबसे मेन पॉइंट आएगा जो हम लिखेंगे, उसमें हम ये लिखेंगे कि जो 45% बॉडी सरफेस अगर किसी पेशेंट का बर्न हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले पेशेंट की जान बचाना प्रियोरिटी होती है। क्योंकि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जा सकता है, मतलब उसकी जान जा सकती है। क्योंकि ऐसे केसेस में जो ऑर्गन फेलियर या फिर हाइपोवोलेमिक शॉक में जाने की कंडीशन ज़्यादा होती है, तो हमें पेशेंट की जो है जान बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 चीज़ें मेन रखी जाती है। स्टेप बाय स्टेप इमरजेंसी मैनेजमेंट, इमरजेंसी केयर इज़ गिवन बेस्ड ऑन ABC प्रिंसिपल। ABC प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को ये दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट तो आता है इसमें एयरवे, देन सेकंड आता है ब्रीथिंग, देन थर्ड आता है इसमें सर्कुलेशन। एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, यानी कि उसका एयरवे वो प्रॉपर ब्रीथ कर पा रहा है या नहीं, उसके बाद उसकी बॉडी में जो फ्लूइड है वो उसका लेवल कितना है, और प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें प्रॉपर है तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें प्रॉपर नहीं है तो पेशेंट की जो है कभी भी जान जा सकती है। इसीलिए इन तीनों चीज़ों को मेजरली रखा जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि हमें सबसे पहले कौन सी स्टेप करनी है, उसके बाद दूसरी स्टेप कौन सी करनी है। ठीक है, तो जिसमें सबसे फर्स्ट आती है रिमूव द कॉज ऑफ बर्न, यानी कि बर्न का कॉज क्या है, यानी कि फायर है, केमिकल है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, किस रीज़न की वजह से बर्न हो रहा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो उसे बंद करना है, मतलब जो भी पेशेंट के पास है उसे पहले बंद करना है। इमीडिएटली रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द बर्निंग सोर्स, रिमूव लाइट टाइट क्लॉथ्स, बेल्ट और ज्वेलरी बिफोर स्वेलिंग स्टार्ट। और साथ ही साथ स्वेलिंग स्टार्ट होने से पहले हमें पेशेंट ने जो ज्वेलरी पहनी हुई है, बेल्ट है, क्लॉथ है टाइट, ये सारे हटा देने हैं ताकि स्वेलिंग के पहले वो हट जाएंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होगी। और हमें पेशेंट को क्या होगा, हमें पेशेंट को जो है सोर्स ऑफ बर्न से हटाना है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा मेंटेन एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। और फिर पेशेंट का जो एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन है उसे मेंटेन करना है। सबसे फर्स्ट तो एयरवे चेक करना है, चेक वेदर द पेशेंट इज़ ब्रीथिंग प्रॉपरली, पेशेंट जो है प्रॉपरली ब्रीथ कर रहा है या नहीं, ये चेक करना है। इन फेशियल और इनहेलेशन बर्न द एयरवे कैन स्वेल रैपिडली, बी प्रिपेयर्ड फॉर इंटूबेशन और ट्रैकेस्टोमी। और अगर पेशेंट का फेशियल एरिया अगर बर्न हुआ है, फेशियल एरिया जला है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसका एयरवे में स्वेलिंग आ
सकती है, एयरवे डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो कभी तो जो है सबसे पहले तो ये चेक करना है कि फेशियल एरिया में या फिर जो जहाँ से वो सांस ले रहा है वहाँ पर कोई बर्न तो नहीं हुआ है, या फिर उसने स्मोक को जो है इनहेल तो नहीं किया है। अगर ये सारी कंडीशंस है तो हमें सक्शन के थ्रू जो सिक्रेशन है उन्हें रिमूव करना है। नाक में से काला धुआं या फिर मुंह से काला धुआं वगैरह तो नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है और सक्शन के थ्रू रिमूव करना है। और अगर पेशेंट फिर भी ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, इंट्यूबेशन या फिर ट्रेकियोस्टोमी के लिए प्रिपेयर रहना है, ताकि पेशेंट को हम प्रॉपरली ब्रीथ करा सकें। क्योंकि अगर पेशेंट ब्रीथ कर पाएगा तभी वो अच्छे से सांस ले पाएगा, ठीक है। और सक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि अगर स्मोक लंग्स में गया तो लंग्स को डैमेज करेगा, इसीलिए हमें सक्शनिंग के थ्रू उसे रिमूव करना है, सिक्रेशन के थ्रू, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा, ब्रीथिंग। गिव ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन बाय मास्क और नेजल कैनुला। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ स्मोक इनहेलेशन, हॉर्सनेस साइन, नेजल हेयर, ब्लैक स्पूटम, ठीक है। हमें पेशेंट को सबसे पहले क्या करना है कि ह्यूमिडिफाइड 100% ऑक्सीजन देनी है मास्क या फिर कैनुला के थ्रू। और अगर पेशेंट का जो पूरा बॉडी पोर्शन जल गया होता है तो एक टेंट सेट जैसा होता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन टेंट सेट जैसा होता है, उसके अंदर पेशेंट को रख के जो है उसे 100% ऑक्सीजन दी जाती है, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी जाती है, ठीक है। और जो है स्मोक इनहेलेशन के जो भी साइन है, जैसे कि अब नाक के हेयर का ब्लैक हो जाना, ये एरिया ब्लैक हो जाना, या फिर स्पूटम का ब्लैक आना, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और अगर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है तो सक्शन के थ्रू रिमूव की जाती है और पेशेंट को जो है मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया जाता है अगर पेशेंट को नीड पड़ती है तब, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या है, एस्टैब्लिश 2 लार्ज बोर IV लाइन्स परफरेबली थ्रो अनबर्न स्किन। और पेशेंट में जो है 2 IV लाइन्स दी जाती है। मतलब पेशेंट में क्या होता है, प्लाज्मा लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बर्न वाला पेशेंट होता है उसमें प्लाज्मा का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे पेशेंट जो है हाइपोवोलेमिक शॉक जिसके कारण पेशेंट में जो है हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हो सकता है। इसीलिए ये फ्लूइड्स का देना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें 2 साइड जो है IV बोर्ड लाइन्स टाइट करके पेशेंट को फ्लूइड दिया जाता है। और बेस्ट फ्लूइड कौन सा होता है पेशेंट के लिए, रिंगर लैक्टेट, जो यानी कि RL जो होता है वो बर्न वाले पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा फ्लूइड रिसक्सिटेशन। फ्लूइड रिसक्सिटेशन में ही हम सर्कुलेशन को मेंटेन रखेंगे, यानी कि जो 45% वाला केस वाला जो बर्न वाला पेशेंट है उसमें बहुत ज़्यादा बॉडी एरिया जो है बर्न के कारण जल गया है, तो पेशेंट की बॉडी में जो है फ्लूइड का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, तो हमें पेशेंट की फ्लूइड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है, ठीक है। सीवियर बर्न कॉज प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट लॉस लीडिंग टू हाइपोवोलेमिक शॉक। फ्लूइड थेरेपी रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम एंड टिश्यू परफ्यूजन। और फ्लूइड थेरेपी से क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम रिस्टोर होता है और साथ ही साथ टिश्यू परफ्यूजन भी होता है, ठीक है। उसके बाद तो बर्न वाला जो पेशेंट होता है उसे फ्लूइड किस इसमें दिया जाता है, पार्कलैंड फार्मूला के थ्रू। पार्कलैंड फार्मूला क्या होता है, इसमें 4 ml मतलब इसकी नेट क्वांटिटी होती है और उसको जो है पेशेंट के बॉडी वेट kg में जो होता है उससे इंटू किया जाता है और परसेंटेज ऑफ बर्न से ये इंटू किया जाता है, ठीक है। इफ द मान लो हमारा जो पेशेंट है जिसका 45% जो बॉडी एरिया है वो बर्न हो गया है और उसका वेट जो है 60 kg है, तो हम इस फार्मूले को कुछ इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। 4 × 60 × 45 इज इक्वल कितना आएगा, 10,800 ml। अब ये जो इतनी फ्लूइड की वैल्यू आई है ये हमें पेशेंट को टोटल 24 आवर्स में देनी होती है, जिसमें हम इसका हाफ यानी कि 5,400 ml जो 5,400 ml जो फ्लूइड होगा वो फर्स्ट हाफ में देंगे, यानी कि जो फर्स्ट 8 आवर होंगे उसमें देंगे, और जो आधा बचेगा 5,400 ml होगा वो हम जो है नेक्स्ट 16 आवर्स में देंगे। यानी कि पहले 8 घंटे में हम पेशेंट को आधा दे देंगे और उसके बाद में थोड़ा स्लो करके बाद के 16 आवर्स में आधा फ्लूइड हम पेशेंट को देंगे, ठीक है। और कौन सा फ्लूइड लिया जाता है, रिंगर लैक्टेट यानी कि RL मोस्टली पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। और अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है पेन एंड एंजाइटी रिलीफ। अब 45% बॉडी का एरिया जला है, इसका मतलब कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर इसमें पेन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, तो हम उसे जो है पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक देंगे, जैसे कि मॉर्फिन या फिर पैथेडिन, ये सारे ड्रग पेशेंट को दिए जाते हैं। प्रोवाइड काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट, पेशेंट को जो है काम और क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि उसका मन थोड़ा शांत रहे। गिव साइकोलॉजिकल रीअश्योरेंस टू
रिड्यूस एंजाइटी और रिड्यूस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं बर्न वाले पेशेंट में, क्योंकि क्या होता है, जो घाव होता है उस पर कभी भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है कंटामिनेशन के कारण, या फिर एसेप्टिक टेक्निक्स नहीं यूज़ करने के कारण जो है पेशेंट में कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमेशा पेशेंट को जो है इन्फेक्शन से बचा कर रखना होता है, ठीक है। मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग ड्रेसिंग चेंज। जब भी पेशेंट की ड्रेसिंग चेंज की जाती है तब एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज़ करना है, और एसेप्टिक टेक्निक्स को यूज़ करके ही पेशेंट की जो ड्रेसिंग है उसे चेंज करनी है, ताकि कोई भी कंटामिनेशन ना रहे, ठीक है। अप्लाई टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल क्रीम्स सच एज सल्फाडियाजिन, सिल्वर सल्फाडियाजिन, या फिर मेफेनाइड एसीटेट। मतलब जो क्रीम्स होती है, वो जो एंटी माइक्रोबियल क्रीम्स होती है, जैसे कि सिल्वर सल्फाडियाजिन, तो ऐसी क्रीम्स का यूज़ करके जो है कंटामिनेशन से वुंड को बचाया जा सकता है। तो इन क्रीम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। गिव टिटेनस टॉक्साइड इंजेक्शन। पेशेंट को टीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है। गिव सिस्टमिक एंटी बायोटिक प्रेस्क्राइब्ड। गिव, और पेशेंट को जो है एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब की जाती है एज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। कीप द पेशेंट इन स्टेराइल बर्न यूनिट इफ़ पॉसिबल। और पेशेंट को जो स्टेराइल बर्न यूनिट में रखा जाता है, ओके। तो ये हो गया हमारा इन्फेक्शन से प्रिवेंशन। अगला पॉइंट आता है हमारा वाउंड केयर की। हम वाउंड केयर कैसे करेंगे, ठीक है। जेंटली क्लीन द बर्न आर विथ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। हमें जो बर्न है उसे जो है हमेशा जेंटली क्लीन करना है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। और जैसे कि नॉर्मल सलाइन हो गया, या फिर पोविडोन आयोडीन हो गया, इन सारी चीज़ों से हमें जो बर्न को क्लीन करना है, ठीक है। उसके बाद डिब्राइड डेड स्किन, डेड टिश्यूज़, जो भी डेड टिश्यूज़ आ रहे हैं उन्हें मतलब निकालना है। जैसे हम लोग बर्न की ड्रेसिंग करते हैं ना, कि जो डेड टिश्यूज़ होते हैं उनको क्लीन अप किया जाता है, ठीक है। अप्लाई स्टेराइल नॉन स्टिक ड्रेसिंग। और जो है स्टेराइल नॉन स्टिक ड्रेसिंग को यूज़ किया जाता है। नॉन अधेरेंट जो स्टेराइल गॉज आते हैं, या फिर बर्न स्पेसिफिक ड्रेसिंग वगैरह होती है, वो पेशेंट के लिए हम करेंगे, ठीक है। अप्लाई, उसके बाद चेंज ड्रेसिंग डेली और नॉन अल्टरनेट डेज। और पेशेंट की ड्रेसिंग जो है हमें डेली चेंज करनी है, या फिर अल्टरनेट डेज पे पेशेंट की डेली जो है ड्रेसिंग चेंज की जाती है। फॉर डीप एंड थर्ड डिग्री बर्न स्किन ग्राफ्टिंग में भी रिक्वायर्ड। और अगर थर्ड डिग्री बर्न है, मतलब अंदर तक अगर बर्न हुआ है, तो उस कंडीशन में जो है स्किन ग्राफ्टिंग, यानी कि हेल्थी टिश्यूज़ वहाँ पर लगाए जाते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग को जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना वाउंड केयर तक। अगला पॉइंट आता है हमारा मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। बर्न वाले पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। बर्न कॉज हीट लॉस लीडिंग टू हाइपोथर्मिया। बर्न में क्या होता है कि पेशेंट का जो हीट लॉस है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है, तो उसके कारण पेशेंट जो है हाइपोथर्मिया में जा सकता है, ठीक है। कीप द पेशेंट इन अ वार्म रूम अराउंड 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। और पेशेंट को जो है हमेशा वार्म रूम के अंदर रखा जाता है, जिसका टेम्परेचर लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है, ठीक है। कवर विद स्टेराइल शीट और ब्लैंकेट। और हमेशा पेशेंट को जो है स्टेराइल शीट और ब्लैंकेट से कवर करके रखा जाता है, ताकि पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन ना पहुँचे, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी देंगे, क्योंकि पेशेंट का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है, और जिसके कारण उसे जो है बहुत ज़्यादा डिमांड होती है फूड की, क्योंकि टिश्यू रिपेयर उसकी बॉडी में उस टाइम पर चल रहा होता है, ठीक है। इसलिए पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है टिश्यू रिपेयर के लिए, टिश्यू हीलिंग के लिए, और हाई कैलोरी डाइट दी जाती है फॉर एनर्जी के लिए, ठीक है। तो हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट में ये सारी चीज़ें पेशेंट को देंगे, और किसी भी कॉम्प्लिकेशन के लिए मॉनिटर करेंगे। कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग इज एसेंशियल। ऑब्जर्व फॉर बर्न शॉक इन्फेक्शन एंड सेप्सिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। Check vital sign hourly. Urine output 30 ml per hour. Fluid intake and output. Provide psychological support, ठीक है। ये हमारा लास्ट इंटरवेंशन आता है, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।